नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। द रैटमैन एक ऐसा खतरनाक अपराधी जो छोटे बच्चियों को अगवा करता था, उनको मारता था, रेप करता था डेड बॉडीज के साथ, फिर उनकी बॉडी को काट के रख लेता था, खून पीता था, हड्डियों को पीसकर पाउडर बनाकर रखता था। कहानी है जापान के एक शातिर अपराधी की, जिसने 4 मासूम बच्चियों को पहले तो मौत के घाट उतारा, फिर उसके बाद उनकी लाश के साथ रेप किया, बाद में उनके शरीर के टुकड़ों को परिवार को पोस्ट करके भेज भी दिया। उसने सब क्यों किया? इसके पीछे वजह क्या थी? उसको उसके गुनाहों की सजा मिली? उसके परिवार के साथ क्या हुआ? रैटमैन की कहानी। त्सुतोमू मियाजाकी 21 अगस्त 1962 के दिन जापान के टोक्यो में एक अच्छे रईस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उसके पिता टोक्यो के शहर में अखबार की एक कंपनी चलाते थे और उस वक्त पे अखबार चलाना बहुत बड़ा काम होता था। लेकिन त्सुतोमू बचपन से ही विकलांग था। उसके एक हाथ की कलाई जो है वो जुड़ी हुई सी थी, जिसके कारण उसकी उंगलियां जो है वो ढंग से वो हिला नहीं पाता था और यही उसको मानसिक रूप से बड़ा आघात पहुंचा रही थी। त्सुतोमू बहुत शर्मिंदा रहता था। स्कूल में भी वो किसी से बात नहीं करता था, अलग रहता था, अकेला रहना पसंद करता था। स्कूल के बच्चे उसकी इस कमजोरी पर उसका मजाक उड़ाते थे। घर में भी उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती थी। मां बाप की तरफ से भी उसे प्यार नहीं मिला, कुछ खास ध्यान नहीं दे पाते थे उस बच्चे पर। सिर्फ उसके दादाजी थे जिसके साथ उनकी बनती थी, क्योंकि दादा उसका अच्छे से ख्याल रखते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही अकेले रहने की वजह से, अलग थलग रहने की वजह से उसको, त्सुतोमू को अश्लील मैगजीन और फिल्में देखने की आदत पड़ गई। पहले वो पढ़ाई में काफी होशियार हुआ करता था। उसका सपना था कि बड़ा होकर वो टीचर बनेगा, लेकिन अश्लील फिल्में और मैगजीन पढ़ने के कारण उसका मन नहीं लगता था और उसके दिमाग में कुछ अलग तरीके की चीजें चलने लगी। ध्यान पढ़ाई से हटा तो स्कूल में नंबर भी कम आने लगे। कम नंबर आने लगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, जिससे उसका टीचर बनने का सपना भी पूरा ना हुआ। नौकरी के लिए उसने फोटो टेक्नीशियन का कोर्स किया। कोर्स पूरा होने के बाद वो खुद को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बताकर महिला टेनिस खिलाड़ियों की फोटोज खींचता था और घर जाकर उनकी फोटोज देकर मास्टरबेशन करने लग गया। उसे इस चीज की इतनी लत लग गई कि वो आए दिन छुप छुप कर लड़कियों की फोटो खींचकर उन तस्वीरों के साथ गंदी हरकत करता था। वक्त गुजरा। मई 1988 में त्सुतोमू की लाइफ में सबसे करीबी चीज भगवान ने छीन ली, यानी कि दादाजी। अपने दादा की मौत का उसे गहरा धक्का लगा, क्योंकि वही इकलौता इंसान था दुनिया में जो उससे प्यार करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था। इतना ज्यादा प्यार वो उससे करता था कि उसके जाने के बाद, दादा के मरने के बाद, वो अपने दादा की शव की राख जो थी उसको भी खा गया था। दादा की मौत के कुछ हफ्ते बाद ही एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन को बाथरूम में नहाते हुए देखा। बहन ने भी उसे देख लिया। उसने उसको डांट मारी। शर्मिंदा होने या गलती मानने की बजाय त्सुतोमू ने अपनी बहन को बुरी तरीके से पीट डाला। बात मां तक पहुंची। मां ने डांटा तो उसने मां को भी नहीं बख्शा और मां को भी पीट डाला। उसकी मानसिक हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि अब वो अश्लील वीडियो टेप, फोटोज, मैगजीन खरीद खरीद कर घर में रखने लगा और पूरा दिन उन्हें देखता रहता था। उसके पास करीब 5700 से ज्यादा अश्लील वीडियो टेप मिले थे। 22 अगस्त 1988 त्सुतोमू ने पहली बार 4 साल की एक बच्ची को उठाया। यह उसका पहला बड़ा क्राइम। 4 साल की मैरी कोन्नो, इस बच्ची को उसने खेलते देखा और उसने देखते हुए उसके मन में गंदे गंदे विचार आए। उसने उस बच्ची को अगवा करके अपनी कार में बिठाया, सुनसान जगह पे ले गया, वहां जाकर बच्ची का गला घोट के मार डाला, फिर लाश के साथ रेप किया। अपनी हवस मिटाने के बाद बच्ची का शव वहीं छोड़ा, उसके कपड़े उतारकर वो घर ले गया। घर जाने के बाद वो वापिस उस जगह गया। उसने मैरी के कुछ अंग जो थे शरीर के और दांत निकाले, मैरी की हड्डियों को पीस पीस कर उसका पाउडर बनाया, फिर उसके कपड़े, हड्डियों के पाउडर और दांतों को एक बॉक्स में रख लिया।
एक पोस्ट कार्ड लिया, उसमें लिखा मैरी क्रिमिनेटेड बॉन्ड्स इन्वेस्टिगेट प्रूव। और ये सब उसने मैरी के घर पे भिजवा दिया। सोचिए, अपनी बच्ची के दांत, उसके कपड़े, उसकी हड्डियों का पाउडर पाकर घर वालों पर क्या बीती होगी। बट यहां पर भी दरिंदगी कम नहीं थी। सुतोमू ने मैरी के हाथ और पांव को अपने पास रख लिया और एक बॉक्स में मैरी के, और दूसरा जो है बॉक्स घर पे मैरी के भेज दिया। हाथ पांव रख लिए थे। इस घटना के 2 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर 1988 के दिन सुतोमू को उसका अगला शिकार मिला। बच्ची का नाम मसामी योशिजावा था। वो महज 7 साल की थी। सुतोमू ने उसे देखा, लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाया, फिर उसे सुनसान जगह ले गया। मसामी के साथ भी उसने वैसा ही किया जो उसने मैरी के साथ किया था। तीसरा शिकार। यहां पर उसके अत्याचार थमे नहीं थे। 12 दिसंबर 1988 के दिन वो अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। उसकी नजर रास्ते में एक 4 साल की बच्ची एरिका नावा पर पड़ी। उसने एरिका को अगवा कर लिया, उसे एक पार्किंग की जगह ले गया। वहां उसने एरिका के कपड़े उतारे, फिर उसके फोटो खींचे, उसके बाद उसका गला घोट कर मार दिया, रेप किया और उसकी लाश को वहीं पार्किंग में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। उसने एरिका के घर वालों को एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा, एरिका कोल्ड कफ थ्रोट रेस्ट डेथ। चौथा शिकार। कुछ महीने वो शांत हो गया। इसके बाद 6 जून 1989 के दिन सुतोमू ने 5 साल की अयाको नोमोटो को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। लेकिन इस बार वो अयाको की लाश को अपने घर ले आया। बच्ची की लाश के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए, उसकी तस्वीरें लेता रहा, उसके हाथ को काटा, खून पिया। ऐसा वो रोज करने लगा। जब लाश सड़ने लगी तो उसके शरीर के बाकी हिस्सों को उसने कब्रिस्तान में जो है दबा दिया और सिर को अपने पास रख लिया। कुछ हिस्से जंगल में फेंक दिए। कुछ समय बाद लाश में कुछ अंगों को काटकर वो वापस ले आया, जो फेंके थे वहीं से वापस ले आया, उसे अलमारी में रख दिया। 23 जुलाई 1989 ये वो दिन था जिस दिन ये शातिर, सनकी, पागल हत्यारा गिरफ्तार हुआ। दरअसल 23 जुलाई 1989 के दिन सुतोमू एक पार्क में बैठा था। वहां उसकी नजर खेल रही 2 छोटी बहनों पर पड़ी। उसने बहाने से एक को अपने पास बुला लिया, उसकी फोटो खींचने लगा, उसके साथ हरकतें करने लगा। उस बच्ची के पिता ने सुतोमू को यह करते हुए देख लिया और उस पर चिल्लाने लगा। ये सब देखकर सुतोमू वहां से भाग गया, लेकिन बच्ची के पिता ने इसके बारे में पुलिस को बता दिया। जल्द ही पुलिस सुतोमू को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गई। घर की तलाशी ली गई तो सबके होश उड़ गए। जो गायब बच्चियां थी उनके कपड़े, इंसानी अंग, अश्लील वीडियोस वहां पर मिले। पुलिस ने तुरंत सुतोमू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उन कपड़ों और इंसानी अंगों की जांच की तो पता चला कि चार जो बच्चियां गायब है उन्हीं की इसने हत्या की है। यह खुलासा हो गया है। सुतोमू का इस अपराध के लिए कोर्ट में उसे पेश किया गया और इस दौरान सुतोमू के जो माता पिता थे उनके खिलाफ भी सजा की मांग की गई। जापान में इस तरीके की हत्याएं बहुत बड़ी हो जाती है। इस तरीके की बड़ा शांतिप्रिय देश है। बेटे की इस हरकत से पिता को बहुत धक्का लगा और 1994 में ट्रायल के दौरान ही उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने जब उससे यह सब पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो सुतोमू ने सारा इल्जाम द रैटमैन पर डाल दिया। उसका कहना था कि उसके शरीर में एक आत्मा है जो उससे ये सब करवाती है। उसी का नाम उसने द रैटमैन रखा था। डेली मेल के मुताबिक कोर्ट ने उसे इस अपराध की फांसी की सजा सुनाई थी। साल 2008 17 जुलाई को उसे फांसी भी दे दी गई। इस पूरे मामले की अगर आप तह में जाएंगे या फिर किसी भी इस तरीके के विकृत मानसिक व्यक्ति की अगर आप लाइफ स्टोरी को देखेंगे तो उसकी शुरुआत उसके बचपन में हो जाती है। जी हां, बचपन में हो जाती है। बहुत सारे ऐसे अपराधी रहे हैं, शातिर अपराधी, जिनको बचपन में या तो घृणा मिली या उनके साथ कुकर्म हुए या मां बाप ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वो बचपन से ही अकेले हुए और अकेले होने के साथ साथ उनकी मानसिक दशा जो है वो अपराध और खासकर सेक्स की तरफ बढ़ी और जिसकी वजह से बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जो सभ्य समाज में हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे कहानी और किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर हैं
जिनका बचपन बहुत खराब रहा। इसीलिए अपने बचपन में अपने बच्चों को बचपन में प्यार दीजिए, उनके दोस्त बनिए, उनका साथ दीजिए, उन्हें अकेला ना छोड़िए।